हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नेक्रोप्टोसिस एंड पैराप्टोसिस। इस लेक्चर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके नीट पीजी तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको बस इतना करना है कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज नेक्रोप्टोसिस एंड पैराप्टोसिस। तो इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ाया था, और जब मैंने एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो एपोप्टोसिस होती है वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। क्या होती है? जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। कहने का मतलब ये है कि मैंने ये बताया था कि जब किसी भी सेल में एपोप्टोसिस होती है, मान लीजिए ये सेल है और इसके अंदर क्या हो रही है, एपोप्टोसिस हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सेल क्या कर रही होगी, अपने अंदर के उन मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्स को ट्रिगर कर रही होगी, अपने अंदर के उन मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्स को ट्रिगर कर रही होगी जो क्या करवाएंगे, इस सेल को सुसाइड कमिट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सेल को सुसाइड कमिट करवाएंगे। ठीक है, तो यानी कुछ जेनेटिकली डिजाइंड मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्स होते हैं सेल्स में, उन मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्स को ये सेल क्या कर देती है, ट्रिगर कर देती है, जिसकी वजह से सेल में क्या होती है, सुसाइड होती है, जिसमें सेल की डेथ होती है। ये हमने बताया था आपको एपोप्टोसिस में। और मैंने आपको बताया था कि जो एपोप्टोसिस होती है वो किसकी हेल्प से होती है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम दैट इज कैस्पेज, यानी कैस्पेज एंजाइम के एक्टिवेशन से होती है। और यहाँ कौन कौन से कैस्पेज यूज होते हैं, 3, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये मैंने आपको बताया था एपोप्टोसिस में। तो आपको लगा होगा कि सिर्फ एपोप्टोसिस ही प्रोग्राम सेल डेथ होती है, बट ऐसा नहीं है, दुनिया इसके आगे भी है। प्रोग्राम सेल डेथ और भी कई सारे तरह की होती हैं एपोप्टोसिस के अलावा, जिसमें से कुछ टाइप्स होते हैं नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस एंड एक्वाइनेस। तो अब तक आपने सुना था कि एपोप्टोसिस ही प्रोग्राम सेल डेथ होती है, बट अब आप जानेंगे कि एपोप्टोसिस के अलावा भी कई तरह की प्रोग्राम सेल डेथ होती हैं, जैसे कि नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस और एक्वाइनेस। आज के इस लेक्चर में मैं नेक्रोप्टोसिस और पायरोप्टोसिस को डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जितनी भी टाइप की जो प्रोग्राम सेल डेथ है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, मतलब सिर्फ एपोप्टोसिस ही क्यों नहीं, ये डिफरेंट टाइप्स क्यों है। देखो, जो एपोप्टोसिस होती है वो नेक्रोप्टोसिस और पायरोप्टोसिस से कैसे डिफरेंस होती है वो समझिएगा। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल डेथ होती थी किसकी हेल्प से, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज। कौन कौन से कैस्पेज, 3, 6, 7 और 8, 9, 10। वहीं मैं अगर नेक्रोप्टोसिस की बात करूं तो नेक्रोप्टोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। जो नेक्रोप्टोसिस में जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है उसमें विदाउट एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज, इसमें कैस्पेज के एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, यानी हम कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैस्पेज, इंडिपेंडेंट ऑफ कैस्पेज। इसी का दूसरा नाम है, नेक्रोप्टोसिस का ही दूसरा नाम है कैस्पेज इंडिपेंडेंट, कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्योंकि यहां कैस्पेज के एक्टिवेशन की जरूरत ही नहीं है, यहां कैस्पेज के एक्टिवेशन की जरूरत थी, ठीक है, बट यहां जरूरत ही नहीं है। तो ये तो आप डिफरेंस समझ में आ गए आपको नेक्रोप्टोसिस में और एपोप्टोसिस में। अब चलो पैराप्टोसिस की बात करते हैं कि पैराप्टोसिस एपोप्टोसिस से और नेक्रोप्टोसिस से कैसे डिफरेंट है। पैराप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है यहां भी, लेकिन कैसे, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज। यहां भी एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज होता है, लेकिन कौन से कैस्पेज का एक्टिवेशन होता है, 1 and 11। कौन सा, 1 and 11। तो ये एपोप्टोसिस से कैसे डिफरेंट है समझ में आ गया। यहां भी कैस्पेज का एक्टिवेशन, यहां भी कैस्पेज का एक्टिवेशन, लेकिन यहां जो एपोप्टोसिस के केस में जो कैस्पेज एक्टिवेट हो रहे हैं वो है 3, 6, 7, 8, 9, 10। बट पैराप्टोसिस के केस में जो कैस्पेज एक्टिवेट हो रहे हैं वो है 1 and 11। पैराप्टोसिस नेक्रोप्टोसिस से कैसे डिफरेंट है वो समझिएगा। पैराप्टोसिस में एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज चाहिए, बट नेक्रोप्टोसिस में किसी भी कैस्पेज का एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं फेरोप्टोसिस और एक्वाइनेस के बारे में भी, कि फेरोप्टोसिस और एक्वाइनेस इन सबसे कैसे डिफरेंट है। फेरोप्टोसिस में जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है वो आयरन की वजह से होती है। होता क्या है कि आयरन क्या करता है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराता है। किसका फॉर्मेशन कराता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराता है। और ये फ्री रेडिकल की हेल्प से क्या होती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। तो इसको हम बोलते हैं फेरोप्टोसिस। ठीक है, एक्वाइनेस क्या होता है, एक्वाइनेस में क्या होता है, इट इज आइसोलेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ, आइसोलेशन इंड्यूस्ड प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये मान लीजिए बहुत सारी सेल्स हैं, ये इनकी अपनी ओरिजिन है, यानी ये इनका परमानेंट घर है, बट इस पर्टिकुलर सेल को अगर आप इसके घर से उठा के कहीं दूर फेंक दोगे, यानी इसकी जो इसका जो घर था, इसकी जो होम टाउन था, अगर आप इसको यहाँ से हटा के इसको कहीं और लोकेट कर लोगे तो ये सेल क्या कर लेगी, अपनी सुसाइड कर लेगी, सुसाइड कमिट कर लेगी, यानी आइसोलेट कर दिया आपने इसको इसके ओरिजिनल होम से। तो आइसोलेशन इंड्यूस्ड प्रोग्राम सेल डेथ है, जब किसी भी सेल को उसके होम से बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो सेल क्या कर लेगी, सुसाइड कर लेगी, और इसको हम बोलते हैं एक्वाइनेस बोलते हैं।
ठीक है, तो आपको इन सब में डिफरेंस समझ में आ गया, ताकि हम डिटेल में बात कर पाए अब नेक्रोप्टोसिस के बारे में और पैराप्टोसिस के बारे में। आप इन सब के अंदर से सब में आपस में डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं आई थिंक। ठीक है, चलिए अब हम नेक्रोप्टोसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने नेक्रोप्टोसिस के बारे में डिटेल में बात करनी है। तो नेक्रोप्टोसिस, यहाँ आप वर्ड दिख पा रहे हैं, दो पार्ट से मिलकर बना होगा ये, एक तो नेक्रोसिस, नेक्रोसिस प्लस एपोप्टोसिस। ठीक है, तो यहां आप वर्ड से ही फील कर पा रहे हैं कि इस तरह की जो सेल डेथ होगी, इस तरह की जो सेल डेथ होगी, उसमें आपको दोनों की फीलिंग आएगी। आप नेक्रोसिस को भी फील करेंगे और एपोप्टोसिस को भी फील करेंगे। यानी ये एक तरह की हाइब्रिड सेल डेथ है। हाइब्रिड मतलब इसमें नेक्रोसिस के कैरेक्टर भी होंगे और एपोप्टोसिस के भी कैरेक्टर होंगे। अच्छा, हम बात करते हैं कि नेक्रोसिस के क्या कैरेक्टर आएंगे इसके अंदर। तो नेक्रोसिस के इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आते हैं, यानी सेल के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं नेक्रोप्टोसिस के दौरान, यानी जब सेल की डेथ हो रही होती है तो सेल अपने अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करती है, वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि नेक्रोसिस में शो किए गए थे। अगर आपने नेक्रोसिस पढ़ा है तो आपको फील हो गया होगा कि नेक्रोसिस में आपको सेल की स्वेलिंग देखने को मिलती है। सेल की स्वेलिंग क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि सेल के अंदर वाटर की एंट्री हो जाती है। याद आया, सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाते थे, है ना, तो सोडियम के अंदर एंट्री हो जाती थी, और सोडियम के अंदर एंट्री होने जाने की वजह से अंदर का जो कंटेंट था वो कैसा हो जाता था? हाइपरटोनिक। कैसा? हाइपरटोनिक हो जाता था, और वाटर फिर क्या करता था? अंदर एंट्री मारता था, जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग हो जाती थी। आपको ये भी पता है कि नेक्रोसिस में क्या होती थी? सेल मेम्ब्रेन बस्ट होती थी। सेल मेम्ब्रेन बस्ट होती थी तो क्या होता था? अंदर का कंटेंट बाहर आके आसपास की सेल्स को क्या करता था? इन्फेक्ट करता था, यानी इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता था। यानी नेक्रोसिस के कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं नेक्रोसिस के। कौन कौन से? सेल के अंदर स्वेलिंग आएगी, यानी जिस सेल के अंदर नेक्रोप्टोसिस होगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, जो किससे रिजेंबल करता है? नेक्रोसिस से रिजेंबल करता है। अच्छा, जिस सेल के अंदर नेक्रोप्टोसिस हो रही है उसके अंदर एपोप्टोसिस के कौन से कैरेक्टर्स आएंगे? तो एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म आएगा, मैकेनिज्म फीचर आएंगे। यानी कि एपोप्टोसिस किससे स्टार्ट होती थी? सिग्नलिंग से। ठीक है, कोई सिग्नल आता था, उस सिग्नल को कोई रिसेप्ट करता था, रिसेप्ट करके फिर आगे काम चलता था। ठीक है, तो जो सिग्नलिंग वाला पाथवे था कि कोई आके मैसेज देगा, फिर वो ट्रिगर होगा प्रोसेस। ठीक है, तो जो सिग्नलिंग थी उसकी हेल्प से ये सेल डेथ जो होगी वो इनिशिएट होगी। तो ये कैरेक्टर किससे मैच करता है? एपोप्टोसिस से मैच करता है। बट एपोप्टोसिस का एक कैरेक्टर इसके अंदर नहीं है। एपोप्टोसिस में जो सेल डेथ होती थी वो कैस्पेज की हेल्प से होती थी, बट यहां जो है वो विदाउट इंडिपेंडेंट ऑफ कैस्पेज है, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ कैस्पेज है। यानी ऐसी प्रोग्राम सेल डेथ जिसमें आपको कैस्पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए यही रीजन है कि हम नेक्रोप्टोसिस को क्या बोलते हैं? कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। देखो, अगर यह कैस्पेज एक्टिवेट हो जाता, कैस्पेज एक्टिवेट हो जाता तो इसके अंदर बहुत ज्यादा कैरेक्टर आ जाते हैं किसके? एपोप्टोसिस के। तो इसके अंदर मैकेनिज्म जो स्टार्ट होगा, यानी सेल की जो डेथ इनिशिएट होगी वो तो किस प्रोसेस से होगी? यानी ये मान लीजिए सेल है, इसकी सेल की जो डेथ इनिशिएट होगी, ट्रिगर होगी, सेल की जो सुसाइड है, ठीक है, वो ट्रिगर किससे होगी? ठीक है, किसी सिग्नल से। और ये किसका पाथवे है? ये किसका मैकेनिज्म है? एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म है। लेकिन जब इस सेल की डेथ हो रही होगी, जब इस सेल की डेथ हो रही होगी तो जो सेल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे वो कैसे होंगे? नेक्रोसिस जैसे होंगे। यानी सेल डेथ इनिशिएट होगी एज एपोप्टोसिस बट कंटिन्यू होगी एज नेक्रोसिस। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि कैस्पेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कैस्पेज इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम नेक्रोप्टोसिस को दूसरा नाम देते हैं, इट इज कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। और यहाँ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपको किसको कैसे देखने को मिल रहे हैं? यहाँ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपको कैसे नेक्रोसिस जैसे देखने को मिल रहे हैं, सेल के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल रही है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? इट इज प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस, क्योंकि आपको नेक्रोसिस जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं जब सेल की डेथ होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नेक्रोप्टोसिस जो होती है ये भी दो तरह की हो सकती है। जैसे एपोप्टोसिस दो तरह की होती थी, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ ये वाला कैरेक्टर किससे मैच कर रहा है? आपको पता है कि जो नेक्रोसिस होती थी वो सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिकल होती थी, लेकिन जो एपोप्टोसिस होती थी वो फिजियोलॉजिकल भी होती थी और पैथोलॉजिकल भी होती थी। अब हम बात करें नेक्रोप्टोसिस की, तो नेक्रोप्टोसिस भी फिजियोलॉजिकल भी होती है और पैथोलॉजिकल भी होती है। यानी ये वाला कैरेक्टर किससे मैच कर रहा है? अगेन एपोप्टोसिस से। अगर हम फिजियोलॉजिकल नेक्रोप्टोसिस देखने की बात करें तो ये हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ग्रोथ प्लेट फॉर्मेशन में देखने को मिलती है, फिजियोलॉजिकल नेक्रोप्टोसिस। अगर हम पैथोलॉजिकल नेक्रोप्टोसिस की बात करें तो ये हमको देखने को मिलती है पेनक्रियाटाइटिस में, यानी पेनक्रियाज में आपके इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्टीएटोहेपेटाइटिस में, फैटी लिवर के केस में, रीपरफ्यूजन इंजरी के केस में, यानी कि जब ब्लड की सप्लाई वो कर जाती है, कंटिन्यू कर दी जाती है, मतलब पहले ब्लड की सप्लाई रोक दी थी, फिर आपने दोबारा कंटिन्यू कर दी, इसको बोलता है रीपरफ्यूजन। तो रीपरफ्यूजन की वजह से जो इंजरी होती है वो, और पार्किंसन डिसीज में, इन सारी डिसीज में आपको क्या देखने को मिलती है?
पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या देखने को मिलती है, नेक्रोप्टोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस में, स्टीरियाटोहेपेटाइटिस में, रिपरफ्यूजन इंजरी में और पार्किंसन डिसीज में। तो नेक्रोप्टोसिस दोनों तरह की हो सकती है, इट मे बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोप्टोसिस। मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोप्टोसिस, तो मैंने आपको बताया था कि नेक्रोप्टोसिस जो है ये बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे एपोप्टोसिस स्टार्ट होता था, है ना, कि कोई सिग्नल लेके आएगा। ठीक है, अच्छा अगर सिग्नल कोई लेके आएगा तो सिग्नल को रिसीव करने वाली सेल, रिसीव करने के लिए क्या होनी चाहिए, रिसेप्टर होने चाहिए। तो यानी ये वो सेल है जिसके अंदर क्या हो रही है, नेक्रोप्टोसिस हो रही है। तो ये वो सेल है जिसके अंदर नेक्रोप्टोसिस हो रही है, तो इसके पास क्या होंगे, कुछ रिसेप्टर होंगे। क्या होंगे, कुछ रिसेप्टर होंगे। इन रिसेप्टर का नाम होता है TNF-R1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर R1। ठीक है, ये क्या है, उस सेल के पास रिसेप्टर है जो इस सिग्नल को रिसीव करेगी। अब सिग्नल किस फॉर्म में आएगा, TNF अल्फा की फॉर्म में। किसके फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में। तो सिग्नल आया TNF अल्फा के फॉर्म में। इस सिग्नल को रिसीव किसने किया, सेल के पास रिसेप्टर थे, रिसेप्टर का नाम था TNF-R1। चलिए अब यहां पे आ जाइए, ये आपकी कोई टी सेल थी जो क्या लेके आ रही थी, सिग्नल लेके आ रही थी। सिग्नल किस फॉर्म में आ रहा था, TNF अल्फा के फॉर्म में आ रहा था। इसको रिसीव किया उस सेल ने जिसके अंदर नेक्रोप्टोसिस हो रही है, और किसके हेल्प से, रिसेप्टर की हेल्प से। रिसेप्टर का नाम था TNF रिसेप्टर या फिर TNF-R1। अच्छा, क्या ये बिल्कुल वैसे स्टार्ट हो रहा है जैसे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस स्टार्ट होता था। एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे आपको एपोप्टोसिस का याद है। अगर सेल की डेथ बाहर से आए हुए सिग्नल से इनिशिएट हो रही है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, और अगर सेल की डेथ अंदर से जनरेट किए हुए सिग्नल से इनिशिएट हो रही है तो वो था इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहां देखो बाहर से टी सेल सिग्नल लेके आ रही है, तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। यानी नेक्रोप्टोसिस कहां कैसे स्टार्ट होता है, बिल्कुल वैसे स्टार्ट होता है जैसे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, अच्छा जैसे ही ये रिसेप्टर क्या करेगा, इस सिग्नल को रिसीव करेगा, तो ये क्या कर लेगा, अपने आसपास के और दूर रिसेप्टर को क्या कर लेगा, अपने से जोड़ लेगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, ट्राइमराइजेशन। क्या होगा, ट्राइमराइजेशन। यानी जो आपका TNF-R1 है, TNF-R1 है, वो इस सिग्नल को रिसीव करने से पहले क्या कर लेगा, अपना ट्राइमराइजेशन कर लेगा। यानी अपने पड़ोस के दो रिसेप्टर को और बुला के क्या कर लेगा, 1 2 3 ट्राइमराइजेशन कर लेगा। और ट्राइमराइजेशन करने के बाद क्या करेगा, इस सिग्नल को रिसीव करेगा। सिग्नल का नाम क्या है, TNF अल्फा। इस सिग्नल को रिसीव करेगा, और जैसे ही ये इस सिग्नल को रिसीव करेगा, ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में से कुछ प्रोटीन्स को बुलाएगा। क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में से कुछ प्रोटीन्स को बुलाएगा, और बुला के क्या बनाएगा, एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या करेगा, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब देखो हुआ क्या, मैसेज आया, सिग्नल आया, सिग्नल को रिसीव किया किसने, TNF-R1 ने। TNF-R1 ने क्या किया, पहले ट्राइमराइजेशन किया, ट्राइमराइजेशन करके इस सिग्नल को रिसीव किया। इस सिग्नल को रिसीव करने के बाद इसने क्या किया, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स को बुलाया अपने पास, और अपने पास बुला के उन्होंने क्या किया, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्म किया। इस मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन थे, जो इसने प्रोटीन बुलाई थी, रिक्रूट की थी, इसने कुछ प्रोटीन रिक्रूट की थी। उन प्रोटीन का नाम था RIP1 और RIP3। RIP का मतलब होता है यहाँ पे रिसेप्टर इंटरैक्टिंग प्रोटीन। ठीक है, तो इस ट्राइमराइजेशन ऑफ TNF-R1 ने क्या किया, कुछ प्रोटीन्स बुलाई कहां से, साइटोप्लाज्म से। वो प्रोटीन कौन सी थी, RIP1 और RIP3। और कौन कौन बुलाया था इसने, प्रोकैस्पेज 8 को भी बुलाया था। किसको बुलाया था, प्रोकैस्पेज 8 को भी बुलाया था। और इन सबको जोड़ के इसने क्या बनाया, एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाया। क्या बनाया, यहां आप देखो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाया। अब इस मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, RIP1 देखने को मिल रहा है, RIP3 देखने को मिल रहा है, और प्रोकैस्पेज 8 को देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी तरीके से ये प्रोकैस्पेज 8 एक्टिवेट हो जाता है और कैस्पेज 8 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, प्रोकैस्पेज 8 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्रो मतलब इनएक्टिवेट। ठीक है, तो प्रोकैस्पेज 8 जो इनएक्टिवेट फॉर्म में था, अगर वो एक्टिवेट कैस्पेज 8 में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर जो सेल की डेथ होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि आपको एपोप्टोसिस के केस में देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे इस केस में सेल डेथ किसके थ्रू होगी, एपोप्टोसिस के थ्रू होगी। किसके थ्रू, एपोप्टोसिस के थ्रू होगी। कैसे, एपोप्टोटिक सेल बॉडी बनके, जो मैंने आपको एपोप्टोसिस में पढ़ा है। एपोप्टोटिक सेल बॉडी बनेगी, फेगोसाइट एंगल्फ करेगी, और क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं नेक्रोप्टोसिस के बारे में। जहां नेक्रोप्टोसिस पाई जाती है, जिन सेल्स में नेक्रोप्टोसिस पाई जाती है, उन केसेस में जो ये प्रोकैस्पेज 8 होता है, ये एक्टिवेट नहीं होता है। इसका जो एक्टिवेशन होता है वो फेलियर हो जाता है, यानी ये एक्टिवेट नहीं होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे
कैस्पेज क्या है, इनएक्टिवेट है। तो अब यहाँ जो सेल डेथ होगी वो कैस्पेज इंडिपेंडेंट होगी। कैसी होगी, कैस्पेज इंडिपेंडेंट होगी। इसलिए हम नेक्रोप्टोसिस को क्या बोलते हैं, कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कैस्पेज है वो क्या है, इनएक्टिवेट है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट होंगी, RIP3 और RIP1। अब ये RIP3 और RIP1 जो मिलके एक प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स को बना रही हैं, ये क्या करेंगी, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करेंगी, और उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करके क्या करेंगी, उसके अंदर ATP के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगी, और उसके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फिर आप कह दीजिए फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देंगी। फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को कैसे इंक्रीज करेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक रिएक्शन चलती है जिसमें आपका क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती है वो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होती है, और ये होती है विद द हेल्प ऑफ आयरन की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेंटोन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फेंटोन रिएक्शन। तो इस फेंटोन रिएक्शन को वो क्या कर देते हैं, एसिलरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या कर देंगे, एसिलरेट कर देंगे, और इसके अंदर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बढ़ा देंगे। पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, सेल के अंदर बनने वाले ATP का प्रोडक्शन रिड्यूस कर देंगे। जैसे भी ATP का फॉर्मेशन रिड्यूस होगा, आपको पता है क्या होता है, जैसे भी ATP का फॉर्मेशन डिक्रीज होता है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देती हैं। सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देती हैं, तो क्या होता है कि सोडियम का सेल के अंदर इन्फ्लक्स होने स्टार्ट कर देता है, सेल के अंदर सोडियम जाने लगता है, और जैसे सोडियम सेल के अंदर जाने लगता है, सेल क्या हो जाती है, कंसंट्रेटेड हो जाती है, हाइपरटोनिक हो जाती है, और सेल के अंदर वाटर एंट्री करने लगता है। क्या करने लगता है, वाटर एंट्री करने लग जाता है, और इस सेल में क्या जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। क्या आती है, सेल के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और क्या होता है, सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होने लगती है, और सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, यानी pH ज्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो DNA होता है सेल के अंदर वो कैसा होता है, डीनेचुरेट कर जाता है। क्या कर जाता है, डीनेचुरेट कर जाता है। अच्छा, और क्या देखने को मिलता है कि आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच थे, ये डिटैच हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एक तो ये चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, और आपको क्या देखने को मिलेगा, जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए थे, जैसे जो आपको हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल आपको देखने को मिला था कि हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, ये फ्री रेडिकल आपको पता है क्या करेंगे, ये सेल के अंदर के प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन को डीनेचुरेट कर देंगे, और सेल के अंदर के DNA को भी डीनेचुरेट कर देंगे। और ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, इनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है उसका परऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो आपकी जो भी सेल मेम्ब्रेन है या फिर आपकी जितनी भी सेल ऑर्गेनली हैं, उनके अंदर जो लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, उसको डीनेचुरेट कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बस्ट कर देते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन को भी बस्ट करते हैं, और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को भी बस्ट करते हैं। जैसे ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को बस्ट करते हैं, लाइसोसोम फट जाता है, और उसके अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकल के बाहर आते हैं। क्या निकल के बाहर आते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकल के बाहर आते हैं। जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बाहर निकल के आते हैं, तो ये देखते हैं कि सेल के अंदर ऑलरेडी एसिडिक pH है। इस ATP डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, और pH कैसा था, एसिडिक था। pH कैसा था, एसिडिक था। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये निकल के आते हैं, इनको मिलता है एसिडिक pH, और जैसे ही एसिडिक pH इनको मिलते हैं, ये तबाही मचा देते हैं, ये पूरी सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को भी क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बस्ट कर जाती है। क्या कर जाती है, बस्ट कर जाती है, और सारा कंटेंट बाहर निकल जाता है। सारा कंटेंट बाहर निकल के क्या करता है, आस पड़ोस की सेल्स को भी क्या करता है, आस पड़ोस की सेल को भी क्या करता है, इंपैक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं कि इनके अंदर इन्फ्लेमेशन भी देखने को आपको मिल रहा है। तो इस तरह की जो सेल डेथ होती है उसको हम बोलते हैं इट इज सेल डेथ बाय नेक्रोप्टोसिस। यहां देखो आपने क्या देखा, यहां आपको नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली। सेल के अंदर स्वेलिंग हुई, किसका कैरेक्टर था, नेक्रोसिस का। ठीक है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिला, किसका कैरेक्टर था, नेक्रोसिस का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बस्ट हुई, किसका कैरेक्टर था, नेक्रोसिस का। एपोप्टोसिस में क्या देखने को मिला यहाँ आपको, एपोप्टोसिस का देखने को मिला कि जो इनिशिएशन हुई थी, सेल डेथ की जो इनिशिएशन थी वो कैसे हुई थी, इनिशिएशन जो थी सेल ने जो सोसाइटी कमिट की है, ये कैसे की है, ठीक है, एक सिग्नल की हेल्प से, ठीक है, रिसेप्टर की हेल्प से, सिग्नल की हेल्प से। और वो किसको डिनोट करता है, एपोप्टोसिस को डिनोट करता है। ठीक है, एपोप्टोसिस की तरह इसके अंदर फिजियोलॉजिकल सेल डेथ भी होती है और पैथोलॉजिकल सेल डेथ भी होती है। तो यहाँ आपको दोनों के कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेक्रोप्टोसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट दैट इज पैरोप्टोसिस। अच्छा, एक चीज रहेगी, उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस नेक्रोप्टोसिस का आपकी बॉडी के अंदर क्या फायदा है। तो एक वायरस होता है साइटोमेगालो वायरस।
साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, इसको हम नेक्रोप्टोसिस की हेल्प से मारते हैं। क्यों नेक्रोप्टोसिस की हेल्प से क्यों मारते हैं? मान लो ये क्या है, साइटोमेगालोवायरस है। क्या है? साइटोमेगालोवायरस है। ये मान लीजिए इस सेल के अंदर एंटर कर गया। इस सेल के अंदर जब ये एंटर कर गया तो हम इसको एपोप्टोसिस की हेल्प से इस सेल की डेथ नहीं करवा सकते। ये हम चाहें कि ये जो सेल है ये इस वायरस से इन्फेक्ट हो गई है, तो हम चाहते हैं कि ये सेल सुसाइड कर ले, वरना ये आसपास की सेल को इन्फेक्ट करेगी। तो हम चाहते हैं कि इस सेल के अंदर एपोप्टोसिस हो जाए, ये सेल खुद ही सुसाइड कर ले। बट ये सेल खुद सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो वायरस है ना, CMV साइटोमेगालो वायरस, ये बहुत ही स्मार्ट वायरस है। ये क्या करता है कि इस सेल के कैस्पेसिस को इनएक्टिवेट करता है। क्या कर देता है? इस सेल के जो कैस्पेसिस होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है। और जब कैस्पेस इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो एपोप्टोसिस पॉसिबल नहीं होती। तो हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो कैस्पेस इंडिपेंडेंट हो। तो फिर हम किसका सहारा लेते हैं? नेक्रोप्टोसिस का सहारा लेते हैं। और नेक्रोप्टोसिस की हेल्प से हम क्या करते हैं? इस सेल की डेथ करते हैं, ताकि वायरस भी क्या हो जाए? डिजनरेट हो जाए। नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो हमें समझना है, दैट इज पायरोप्टोसिस। ठीक है, अब पायरोप्टोसिस का नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, पायरो वर्ड का मतलब होता है फीवर, पायरोजन। ठीक है, तो पायरोप्टोसिस से हमें समझ में आता है कि पायरोजन इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस, यानी कोई फीवर कॉजिंग चीज है, उसकी वजह से क्या हो रही है? एपोप्टोसिस हो रही है, उसकी वजह से सेल डेथ हो रही है। ठीक है, पायरो मतलब फीवर, एपोप्टोसिस मतलब फॉलिंग ऑफ। ठीक है, तो हम इसको अब तक ऐसे समझते आए थे कि इट इज पायरोजन इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस, कि कुछ फीवर कॉजिंग चीज है, फीवर कॉजिंग मटेरियल है, उसकी वजह से सेल के अंदर क्या हो रही है? एपोप्टोसिस हो रही है, सेल के अंदर प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी एक्चुअल कंडीशन देखें तो एक्चुअली ये क्या है? इट इज कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। पैराप्टोसिस में केस में क्या होता है कि यहां भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, बट किसकी हेल्प से? कैस्पेजेस की हेल्प से होती है। और कौन सी कैस्पेज यहां यूज होते हैं? C1 और C11। ठीक है, तो यहां जब इस सेल की डेथ होती है तो यहां पे क्या होता है? कुछ फीवर कॉजिंग केमिकल्स भी रिलीज होते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर फीवर इंड्यूसिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि साइटोकाइन IL-1। ठीक है, जब सेल के अंदर क्या हो रही होती है? पैराप्टोसिस हो रही होती है, सेल की डेथ हो रही होती है, तो कुछ फीवर इंड्यूसिंग केमिकल्स निकलते हैं, साइटोकाइन IL-1 टाइप के। ठीक है, इसलिए हम इसका नाम दे दिया पैराप्टोसिस, यानी फीवर इंड्यूसिंग पैराप्टोसिस। यहाँ क्या होगा? ये कैस्पेस डिपेंडेंट है, यहाँ कैस्पेस की हेल्प से सेल डेथ होगी। और जो कैस्पेस यहाँ यूज होंगे वो कौन से होंगे? कैस्पेस 1 और कैस्पेस 11। ये जो पैराप्टोसिस है ये मेनली हमको कहाँ देखने को मिलती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में देखने को मिलती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के केस में देखने को मिलती है। एक एग्जांपल जैसे सिजेला एंड साल्मोनेला के केस में देखने को मिलती है। सिजेला के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई माइक्रोब्स था, सिजेला माइक्रोब्स था, ये सेल के अंदर एंटर कर गया। जब ये सेल के अंदर एंटर करता है तो ये क्या करता है? सेल के अंदर नोड रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? नोड रिसेप्टर होते हैं, वो इसको सेंस करते हैं। और नोड रिसेप्टर जैसे ही सिजेला बैक्टीरिया को क्या करते हैं? रिसेप्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इन्फ्लेमोसोम। ये नोड रिसेप्टर इस इन्फ्लेमोसोम को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। और जैसे ही इन्फ्लेमोसोम नाम का मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है? फर्दर एक्टिवेट करता है कैस्पेजेस को। और कौन कौन से कैस्पेजेस को एक्टिवेट करता है? 1, 4, 5 और 11। ठीक है, 1, 4, 5 और 11। देखो, इसमें जो कैस्पेज 1 है ये तो इस सेल के अंदर क्या रिलीज करवाता है? साइटोकाइन IL-1। साइटोकाइन IL-1 क्या है? पायरोजन है। पायरोजन है यानी क्या करेगा? फीवर करवाएगा। क्या करवाएगा? फीवर करवाएगा। और जो बाकी के कैस्पेज हैं 4, 5, 11, ये क्या करवाते हैं? सेल की डेथ करवाते हैं, सेल को सुसाइड कमिट करवाते हैं। तो आप समझ में आएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैराप्टोसिस, पायरोजन इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस। ठीक है, रिपीट कर देते हैं जल्दी से। सिजेला सेल के अंदर एंट्री किया, सिजेला को किसने सेंस किया? कुछ रिसेप्टर थे जैसे कि नोड रिसेप्टर, उन्होंने सेंस किया। जैसे ही इन्होंने नोड रिसेप्टर्स ने सिजेला को इंटरसेप्ट किया, ये क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं सेल के अंदर किसको? इन्फ्लेमोसोम्स को। इन्फ्लेमोसोम नाम के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। इन्फ्लेमोसोम क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं कैस्पेजेस को। किसको? कैस्पेजेस को। कौन कौन से कैस्पेजेस को एक्टिवेट करते हैं? 1, 4, 5 और 11। जिसमें कैस्पेज 1 जो होता है ये क्या करवाता है? रिलीज करवाता है साइटोकाइन IL-1। वो क्या है? एक पैरोजन है, क्या करेगा? फीवर कॉज करेगा। और कैस्पेजेस 4, 5, 11 क्या करवाएंगे? सेल डेथ करवाएंगे। ठीक है, जब ये कैस्पेज 4, 5, 11 सेल की डेथ करवा रहे होते हैं, उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो सेल की डेथ हो रही है, तो सेल की डेथ के दौरान सेल के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि आपको नेक्रोसिस के केस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। हमने आपको क्या बताया कि पैराप्टोसिस के केस में जब आपको सेल डेथ देखने को मिलती है, तो मान लीजिए हमने क्या बताया आपको कि ये जो कैस्पेज 1, 4, 5, 11 है, इसमें जो कैस्पेज 4, 5, 11 है ये क्या करवाएंगे? सेल की डेथ करवाएंगे। और जब सेल की डेथ होती है तो सेल के अंदर जो हमको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि नेक्रोसिस में थे।
कैसे थे, नेक्रोसिस में थे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डिनोट करिए कि जो हमारी पैराप्टोसिस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंट ऑफ नेक्रोसिस। अर्लियर हमने क्या सोचा था, अर्लियर हमने सोचा था पैराप्टोसिस को क्या सोचा था, इट इज फीवर इंड्यूस्ड या फिर पैरोजन इंड्यूस्ड क्या है, एपोप्टोसिस है। बट बाद में हमको जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा तो हमको क्या पता चला, इट इज वेरिएंट ऑफ नेक्रोसिस। क्योंकि जब कैस्पेज की हेल्प से जब सेल की डेथ हुई, कैस्पेज की हेल्प से क्या हुई, सेल की डेथ हुई, तो सेल के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले, हमें सेल के अंदर स्वेलिंग देखने को मिली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ब्रेकेज देखने को मिला, जिसकी वजह से अंदर का कंटेंट बाहर आया और बाहर आके उसने क्या किया, इन्फ्लेमेशन किया। तो यहाँ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमको नेक्रोसिस देखने को मिले, इसलिए हम पैराप्टोसिस को बोलते हैं इट इज वेरिएंट ऑफ नेक्रोसिस। व्हाट वी कॉल इट, वेरिएंट ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, ओके। अब हम इसका सिग्निफिकेंस की बात करें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस है कि पैराप्टोसिस जो होता है ये हमें माइक्रोब्स की सेल डेथ करने में हेल्प करता है। वो माइक्रोब्स जो हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाते हैं और हमारे साइटोप्लाज्म में एंटर करके पायरोजेंस को रिलीज करवाते हैं, जो हमें फीवर कॉज करते हैं अंदर हमारी बॉडी में, उनकी डेथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो दिस वाज अबाउट द नेक्रोप्टोसिस एंड पैराप्टोसिस। अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।